अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है जमहूरियत का, और जमहूरियत तो जमहूर के लिए है कि आप जो है अवाम का कितना ख्याल रख रहे हैं और किस तरह रख रहे हैं। सिर्फ दावे कर रहे हैं या कुछ प्रैक्टिकल भी हो रहा है? हम देख रहे हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जहाँ जा रहे हैं या जिन चीज़ों पर वो एक्शन ले रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं, वहाँ तो फुल एक्शंस हो नज़र आ रहे हैं। चाहे हम बलूचिस्तान में किसी इलाके की बात करें या हम जो है वो बात करें थर की, या बात हो इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ की, या कोई डिसीजन लेते चले जाएं, और हुकूमत जो इसको कर रही है, हुकूमत के क्या अपने जो है वो इनिशिएटिव्स हैं? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हर चीज़ जो है वो बाद में पता चलेगी कि डॉलर कैसे बढ़ा या गैस का क्राइसिस आ गया? आप अगर लीडर हैं, बड़े लीडर हैं जनाब, किसी भी सतह पर, खासतौर पर हम बात करें 18वीं तरमीम का, सूबों का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपको कौम ने चुना है अपने मुस्तकबिल के लिए, तो फिर आप जो है उनके लिए क्या कर रहे हैं? आज हमने देखा कि गैस का बड़ा बहरान, आज हमारा मौजू जो कि वो करप्शन जो पूरा हफ्ता सूरत हाल रही, उसमें जो लोग पकड़ेगा उस तरफ हमें जाना है। लेकिन स्टार्ट में जरा गैस के बहरान में बात करते हैं। मुर्तज़ा वाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सिंध ऑन इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा वाब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मुर्तज़ा वाब साहब, ये आज फेडरल मिनिस्टर भी कराची में रहे और सीएम से मुलाकात हुई, सुई साउथर्न गैस के जो 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 इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, और इस वक्त भी गवर्नर हाउस में बड़ी तवील जो है वो इजलास जारी है पीटीआई के मेंबरान और गवर्नर साहब के साथ। आप ये फरमाएं, किस हद तक मुतमईन हुए आप जो वफाक की जानिब से, जो आपको बात आपने आवाज़ तो उठाई, एहतजाज भी हुआ आज, लेकिन आपको क्या मुतमईन कर सका वफाक इस गैस के मसले को हल करने के लिए? देखिए, मुतमईन तो हम तभी होंगे जब ये मसला हल होगा, और अभी तक ये मसला हल नहीं हो पाया है जिस तरीके से हम चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान के आइन में लिखा है। तो जब तक ये मामला आइन की रूह के मुताबिक हल नहीं होता, तब तक सिंध हुकूमत अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती रहेगी, और जो जो आइनी फोरम्स हमारे पास अवेलेबल हैं वहां पर हम अपना आईनी कानूनी प्रोटेस्ट पेश करेंगे। ठीक है मुर्तज़ा वाब साहब, मुझे बताएं कि जैसे मैंने अभी कहा कि जो हुकूमतें होती हैं वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल रही होती हैं, और ये मिनिस्ट्रीज जो है खासतौर पे ये इसीलिए होती हैं कि आने वाले कोई जो बुरा वक्त आने वाला है या कोई मसला आने वाला है, खासतौर पे जो हर साल होता है, उस पर पहले से कुछ पेशरफ कर सकें। तो इस पर जो है सिंध हुकूमत जो है वो पहले से क्यों कोई निगोसिएशंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से नहीं कर सकी? रिजवान साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमतों को आगे का सोचना चाहिए, लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी तो वफाकी हुकूमत की है, क्योंकि ऑयल एंड गैस जो है, ये जो कंपनीज है, ये सूबाई हुकूमतों के मातहत नहीं चलती है। ये जो सुई सदर्न गैस कंपनी है, ये वफाकी हुकूमत के मातहत चलती है। तो जो प्लानिंग है वो प्लानिंग वफाकी हुकूमत को करनी चाहिए, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी लाइल्म वफाकी हुकूमत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि डॉलर का रेट बढ़ जाता है, वजीर आजम को नहीं पता, गैस का प्रेशर कम हो जाता है, वजीर आजम को नहीं पता, गैस की सप्लाई कम हो जाती है, वजीर आजम को नहीं पता। तो इतनी लाइल्म मुझे नहीं समझ आता, पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई भी हुकूमत नहीं थी। और पाकिस्तान की आवाम, सिंध की आवाम इस वक्त ये सवाल पूछने पर मजबूर है, ये कैसी मदीने की रियासत है जहां पर हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर पा रही, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग रोडों पे आ गए, सड़कों पे आ गए, उनके रोजगार को आपने खत्म कर दिया। आपने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो स्टार्ट किए हैं मुल्क भर में, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या बनी गाला में जो खुद घर में रहते हैं, क्या वो भी लीगल है, वो रेगुलराइज्ड है या नहीं? तो जो फैसिलिटी वजीर आजम पाकिस्तान को मिल रही है, वो एक आम पाकिस्तानी पूछने पर मजबूर है, वो फैसिलिटी उसको क्यों नहीं मिल रही? तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तो आप भी पेश हैं, और आपकी जो बल्दियात की मिनिस्ट्री है और आपकी सूबाई हुकूमत है, इसके बगैर तो ये ऑपरेशन हो भी नहीं सकता था कराची के अंदर, खासतौर पर जो आपने किया है। नहीं रिजवान साहब, मैं समझता हूँ थोड़ी आपकी इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। हम पेश नहीं है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जहाँ जहाँ सिंध गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन आती है उसको फुलफिल करते हैं। वही है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। कहीं हमने देखें, ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं मेयर कराची, हमें जो कहा जाता है कि जी इस तरीके से आप इनको फैसिलिटेट करें, हम वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। हम तो कराची वालों की तकलीफ को समझते हैं, और सिंध हुकूमत वो तकलीफ को समझते हुए हमारी जो सूबाई काबीना है उसने फैसला किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे, और हमने इस बात का भी ऐलान किया था कि हम इस दुख की घड़ी में कराची वालों के साथ खड़े हुए हैं, और हम कराची के जो लोग इस चीज से मुतासिर हो रहे हैं उनको हम रिहैबिलिटेट करने का भी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिंध गवर्नमेंट तो रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस कर रही है। हम नहीं चाहते
कि लोगों को उनसे उनकी छत छीन ली जाए लेकिन उनके पास कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल ना हो। जी, तो हम कोई वाया मीडिया बनाने में लगे हुए हैं। ये ताजिर बरादरी के साथ हमने आज एक बड़ी तवील नशिस्त की मुर्तज़ा साहब, तो वो इंतजार में कि ये इतना आनन फानन ऑपरेशन तो हो गया है, तो ये इनको रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस कब होगा, क्योंकि उनका तो रोजाना की बुनियाद पर बड़ा लॉस हो रहा है और खानदानों का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उन्हें कोई खुशखबरी देना चाहेंगे, उन्हें कब जो है कोई रिप्लेसमेंट की कोई जगह कारोबार की मिल सकेगी, खासतौर पर जो लोग लीगल थे किसी हद तक या जो किराया दे रहे थे केएमसी को? देखिए, जो लोग लीगल थे और जिनके डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है उनके लिए एक हमने जगह मुख्तस की है सदर के डिफरेंट एरियाज के अंदर, और हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी उस तमाम रिकॉर्ड को वेरीफाई करने के बाद उनको एक सूटेबल जगह उनकी इज्जत के साथ रोजगार करने के लिए मिल जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो चाहते हैं कि लोगों को कानून के मुताबिक रिहेबिलिटेट किया जाए। तो हम इस मुश्किल की घड़ी में इंशाल्लाह। आखिरी सवाल आपसे मुर्तज़ा साहब, मुझे बताएं कि पिछले 2-3 दिन बड़े मुश्किल रहे कराची वालों के लिए, खासतौर पे क्योंकि ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा इशू रहा। हर शख्स जो है वो टैक्सी और के महंगे पैसे नहीं दे सकता। वैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपको मालूम है कि कराची में ट्रांसपोर्ट है वो एक सीट जो है 45 लोगों के लिए है, तो बहुत बुरा हाल रहा। तो उनको क्या आप कोई खुशखबरी देना चाहेंगे आज जो इतनी पूरा दिन आप मसरूफ रहे, इतनी मीटिंग्स हुई उसके बाद? देखिए, बॉल जो है वफाकी हुकूमत के कोर्ट में है। हमने अपने तमाम डिमांड्स को वफाकी हुकूमत के सामने रख दिए और हम उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत जो आईनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आईनी तकाजे हैं उनको पूरा करेगी और कराची सिंध की आवाम को खुशखबरी इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मुर्तज़ा साहब। और इसमें सुई साउदर्न गैस कंपनी खास तौर पे उन्होंने है कि कल तक जो है वो सीएनजी के जो पंप्स हैं उनमें गैस किसी हद तक आनी शुरू हो जाएगी, जहां इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ भी जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए बात की गई है। और घरों के सिलसिले में भी उम्मीद है कि ये क्राइसिस जो है जो हर साल आता है और हम बस रिएक्टिव कौम है, प्रोएक्टिव कौम हम नहीं है। काश हम प्रोएक्टिव बन जाएं, पहले से हम जो है अंदाज़ा कर लें कि क्या मुश्किल आने वाली है तो उस तरफ बढ़ जाएं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहते हैं। तजियाकार हैं आप मारूफ, और ख़ास तौर पे नैब में आपकी बड़ी जिम्मेदारियां रहीं, और ये हफ्ता तो नैब की गिरफ्तारियों के हवाले से बड़ा जो है मसरूफ रहा। तो आप पहले तो ये फरमाएं कि ये जो हम हर साल जो है ये, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि हम भी शायद हर साल एक जैसा प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो जो गवर्नमेंट्स है क्या उन्हें अंदाजा नहीं होता यार ये मसला आने वाला है, तो कुछ थोड़ा पहले से सोच लें? नहीं, डेफिनेटली ये जो हम बात कर रहे हैं सुई, देखें इसमें एमडी सुई सदर्न गैस का क्या काम है? काम है टू एंटिसिपेट और उसके बाद सारा प्लान करें कि विंटर्स आर कमिंग, विंटर में गैस हीटर्स भी चलने हैं, ये आपके सुई गैस स्टेशन भी चलने हैं, आपको जो इंडस्ट्रियल गैस भी चाहिए, हर जगह ली चाहिए। आपने क्या इनसे ये पूछें, इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग लास्ट कब की है? आपको पता है 3 महीने पहले की है। उसके बाद उन्होंने कौन सा लेटर इनिशिएट किया फेडरल गवर्नमेंट के लिए कि जी आप अब हमें ये बहुत अफसोसनाक बात है, एक ऐसा इदारा जो प्रॉफिट के अंदर है, जो इतना, और आज जैसे कि पेशावर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ी खुशखबरी भी सुना दी कि जनाब इतने हमारे पास गैस के ज़खायर आने वाले कि 40 साल तक कोई फिक्र नहीं होगी। तो खैर अल्लाह ताला ने तो इस मुल्क को सब कुछ दिया है, वो हमारी ना अहलियाँ हैं कि हम उससे कुछ कर नहीं सके हैं। तो ये जो इदारों की तबाही है, यानी चले जो इदारे लॉसेस के अंदर हैं, आप पीआईए की बात कर लें या रेलवे की बात कर लें, सारे इदारों की बात कर लें, लेकिन जो प्रॉफिट के अंदर हैं, जो मतलब एक जमाने में तो गैस का वो बिल हुआ करता था सर 100 रुपए 50 के लोग बस शर्माते थे देते हुए भी, आज वो भी बहुत हैवी बिल आ रहे हैं गैस के, और ये मतलब एक बड़ा पैसा जो है लोगों से लिया जा रहा है इसके अंदर जो है, तो वो इदारे भी सही काम नहीं कर रहे हैं। देखें बेसिकली आप रियलाइज करें, अगर इनको देखें ना, जो इनके पाइपलाइन जा रही है ना, उनमें अंदर से बस्ट हो गई हैं पाइपलाइन और वो उसी तरह चल रही हैं, कोई नई पाइपलाइन मेंटेनेंस सिस्टम नहीं है। और सेकंड ये है कि आपने अकाउंटेबिलिटी किसकी की है, हु इज रिस्पॉन्सिबल ये गैस के बुरहान का? क्या MDSSG है या इनका बोर्ड है? बोर्ड ने क्या काम किया? फिर फेडरल गवर्नमेंट के जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या किया? और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, तीनों ने मिल के आज से 3 महीने पहले ये कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया कि विंटर सीजन हमारी रिक्वायरमेंट? ये भी एक करप्शन है। अगर आपकी जो जॉब है, अगर आप उस पर अपना मुकम्मल रिजल्ट नहीं दे रहे, तो ये इससे भी बड़ी करप्शन क्या होगी? और एहतसाब जो है जनाब वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। जब तक जो है ये सिलसिला नहीं शुरू होगा, रिजल्ट्स नहीं आ सकेंगे। लोग जो जिनका जो काम है वो काम नहीं करेंगे। वो टाइम एक ब्रेक का हो गया नाज़रीन, और आज हम जो खासतौर पर पूरे हफ्ते जो केसेस रहे और नून लीग के लिए ज़रा थोड़ा बुरा हफ्ता रहा, इस पर ज़रा हम बात करेंगे। कुछ और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का।
है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का और डेली क्राइसिस का, जो हर नए दिन एक नए क्राइसिस की तरफ होते हैं हम। आज बात हो रही है जनाब गैस के इशू पर, और ये भी एक करप्शन है बहुत बड़ी कि जनाब ये पूरा ओवरऑल जो पेट्रोल माफिया है, इसकी वजह से जो ट्रेन का निज़ाम बेहतर होना चाहिए था वो नहीं हो सका। हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है वो भी रहा, जो हमें हाइड्रो की तरफ जाना चाहिए था या और दूसरी हमें जो सोलर की तरफ जाना चाहिए था, कोल की तरफ जाना चाहिए था, मुख्तलिफ जगहों पर हम जहाँ जा सकते थे वो हम नहीं गए उस तरफ। तो ये भी एक बहुत बड़ी करप्शन है जो मुल्क के साथ रही, और हम महंगी बिजली जो बनाते रहे। हमें अदील अहमद ने ज्वाइन किया, MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको वेलकम कहते हैं अदील। यंग MPA हैं, मेरे ख्याल से आप यंगेस्ट हैं शायद, ऑलमोस्ट। तो क्या एज है माशाल्लाह से आपकी, बताइए। 29 ईयर्स की एज में माशाल्लाह से MP आप बन गए हैं। ये फरमाएं कि आप जीते हैं शाह फैसल से, कोरंगी से, PS 98 से, तो अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं नहीं जा रहे? अभी इतना बड़ा मसला आया इंक्रोचमेंट का, तो वहाँ के दुकानदार आपके पास आए और वो कह रहे हैं कि यार ये हमने इस कराची में सबसे ज़्यादा सीटें PTI ले गई, लेकिन हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा PTI से। नहीं, हम तो अपने हलकों में ही हैं। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे अदील। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है PS 98, ये शाह फैसल कॉलोनी, ड्रेग रोड और कुरंगी के कुछ एरियाज़ हैं। तो हम जब से जीते हैं तो वहीं ऑफिस भी हमारा, वहीं हम रोज़ाना वहीं पे होते हैं, सिवाय इसके कि असेंबली सेशंस के लिए और किसी इवेंट के लिए बाहर जाना पड़े, वरना तो कॉन्स्टिट्यूंसी में ही होते हैं। और आपने जैसे जिक्र किया कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वहाँ भी हुई शाह फैसल कॉलोनी में और उस आसपास के इलाकों में, तो बिल्कुल लोग हमारे पास आए भी, हम भी वहाँ लोगों के पास गए। तो इसमें जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का तरीका कार है उससे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए। मेरे ख्याल से इंक्रोचमेंट तो कोई भी उसके हक में नहीं हो सकता कि सरकारी अराजी पर या फुटपाथ पर या किसी भी चीज़। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ अदील। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये फरमाएं कि बात ये हो रही है कि सिलेक्टिव जस्टिस जो है वो हो रहा है, मसद अक्रॉस द बोर्ड जो है वो बात सामने नहीं आ रही। ये पूरा हफ्ता जो है नून लीग के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। मसद ख्वाजा बिरादरान जो है वो अंदर हो गए, अब उन्हें वो मज़ा भी नहीं आ रहा। नैब जेल जो है वो आप ज़्यादा बताएंगे कि नैब जेल जो है उसमें क्या सहूलतें हैं या नहीं है। वैसे तो लाहौर नैब जेल का सहाफ़ियों को दौरा करा दिया गया। उसके साथ साथ हमजा शहबाज जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जा सके, और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ भी इंक्वायरी जो है वो सामने आ गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग पे फोकस है जनाब, और PTI के जो मामला आ रहे हैं उसमें सिर्फ ये बात आ रही है कि जनाब एक नोटिस लेकर या फाइन लगा के जो है वो छोड़ दिया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें अलीमुद्दीन का केस जो ऑफशोर कंपनीज का, वो भी क्लैरिफिकेशन के लिए इंग्लैंड में ऑफशोर कंपनी की डिटेल मांगी गई है। उसके बाद इवन आपके डिफेंस मिनिस्टर जो है परवेज़ खटक साहब का, उनकी भी इंक्वायरी चल रही है। बेसिकली बात ये कि ये इंक्वायरी बहुत पहले से चल रही है। इत्तफाक ऐसा हो गया है कि अब आके वो मैच्योर होनी चाहिए। नैब का सिस्टम ये होता है, कंप्लेंट आती है, वो एक डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशन करती है। जब उनको सब्सटेंस मिल जाता है, सफिशिएंट एविडेंस, वो प्रोसिक्यूशन मिलती है, तो उसके बाद वो जाके इसकी डिटेल फिर इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। फिर नोटिस आने शुरू होते हैं और फिर फील होता है कि सडनली शुरू हो गया। और ये इंक्वायरियाँ जो है ये आपकी नहीं है, ये मैं आपको बताऊँ, PTI गवर्नमेंट से बहुत पहले की इंक्वायरियाँ चल रही हैं। ये नहीं कि इनकी गवर्नमेंट अभी 3 महीने में आए हुए हैं, ठीक है, ये उससे पहले से नहीं। लेकिन तासुर तो यही जा रहा है ना कि वो जो बात हो रही है कि जनाब ये सब एक साथ कट जोड़ की जो अल्फाज जो कहे जा रहे हैं उसमें सारे इदारों को जो है वो नून लीग जो है वो बात कह रही है। देखिए इंटरलिंक इंक्वायरी थी ना, आशियाना है, ये सेफ वाटर है, उसके बाद पैरागॉन सिटी आ गई, ये सब की इंक्वायरी साथ से शुरू हो गई और फिर उसमें निकल भी बहुत, और करप्शन भी बहुत ज़्यादा हुई है। इशू ये है कि देखें, ये चाहे पॉलिटिशियंस हों, ये PTI की गवर्नमेंट, आई पर्सनली फील दे हैव कम ऑन ओनली वन मैनिफेस्टो के ऊपर कि हमने मुल्क से करप्शन खत्म करनी है। जी, मुल्क से करप्शन खत्म करनी है। तो उसके लिए अब सिंध में पहले देखें ना क्या हो चुका है। सिंध में आप आज डॉक्टर आसिम की बात, रिजल्ट कोई नहीं निकला किसी का। रिजल्ट की उनके आप फ्रेंड्स बन गए, केस उनके कोर्ट में चल रहे हैं, नैब में अपना काम कर दिए। शजील मेमन का केस है, उसके बाद आप और जितने केसेज यहाँ पे चल रहे थे सबके पहले क्रिबिन थी, जैसे सिंध में केसेस हो रहे हैं, पंजाब में कुछ नहीं हो रहा। अब पंजाब में हो गए, साथ KPK में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, तो सब जगह चल रहे हैं। इशू ये है कि इस वक्त ख़ास तौर पे PMLN को आदत नहीं है इतने करप्शन केसेस को फेस करने की, और सडनली अब उनके ऊपर क्योंकि एक प्रेशर आ गया है तो वो शुरू हो गया। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ आप फेस करें, और अगर जस्टिफिकेशन होगी नैब में, एक बार मैं बताऊँ कि नैब DG कैन नॉट डू एनीथिंग। हम समझते हैं DG अगेंस्ट है,
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, केस ऑफिसर है और डायरेक्टर है, दे हैव टू एविडेंस लेनी है, करके आगे प्रेजेंट करते हैं, फिर चेयरमैन नैब के पास केस जाता है, वहाँ पे EBM होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, उसमें फाइनलाइज होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रिगेडियर साहब कि हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस साहब ने जो एक्शंस लिए हैं, चाहे डैम की बात हो, पानी की बात हो, बल्दियाती इंतखाबात हो, उर्दू ज़बान का निफाज हो, यानी इवन फ्रांसिक लैब तक की बात हो, सिंध के अंदर लगनी चाहिए, थर में जैसे अब गए हैं वहाँ पे जो चीज़ें सामने आई हैं, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो राइट्स दिए वोट के, फिर अभी जो है वो पॉपुलेशन पे बात आ गई, मतलब ये सारे काम हुकूमत को देखिए इशू ये है, देखिए बात ये ना, ये काम सारे गवर्नमेंट के और इनके जो अपने काम थे, जो लोअर कोर्ट का हाल है, कुछ नहीं किया, जो लोअर कोर्ट का हाल है, यानी नैब की बात कर लेते हैं, अब नैब की बात आप कर रहे हैं, 3 साल से लोग अंदर हैं, ठीक है ना। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि आप चलें, आप खुद नैब में डायरेक्टर रहें, आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा इस बात का। मसद बेचारे आम लोग, ये तो अरबों रुपए की करप्शन जिन पे हुई है वो बाहर घूम रहे हैं, जो चंद लाखों चंद हज़ारों के केसों के अंदर हैं, उनकी भी बेल नहीं हो रही है, तो 3-3 साल से अंदर हैं, 4-4 साल से लोग अंदर हैं, 2.5 साल से अंदर हैं। देखें ये चेयरमैन नैब का काम है, जो मेन काम है ना वो ये है कि आपकी कैपेसिटी इतनी है नहीं, आपने हज़ारों केस लिए हुए, एक IO के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बाद कोई 20-25 केस है, हाउ कैन यू जस्टिफाई? तपेदार, इंस्पेक्टर, छाबड़ी वाला, गरीब आदमी, क्लर्क, वाई मेकिंग, ये नैब का काम नहीं है। नैब इज देयर फॉर मेगा करप्शन केसेस के लिए 25 करोड़ या 50 करोड़ से ऊपर के क्या करें उन लोगों का, बताएं ना कि जो लोग अंदर हैं 2.5 साल 3 साल से अंदर हैं, उनको या तो आप शिफ्ट करें अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे, फैसला नहीं कर रहे, उनको बेल, या आपने केस मजबूत नहीं बनाया, आपने रेफरेंस बेल केस मजबूत नहीं था, बेल देके अपने केस में फाइट करें, हां कम से कम बेल तो दें, बेल तो दें कम से कम। जी देखिए इशू जो होता है कि जब ये बेल का जो मामला है, मतलब एक आम अभी हमारे साथ एक माशाल्लाह बड़े मशहूर हमारे वकील भी आ गए, ज्वाइन करेंगे हमें, ये जो बेल का मामला है, ये बेल क्यों नहीं मिलती भाई नैब में? देखिए बेल यही तो एक सख्ती इसलिए है कि बेसिकली नैब का मकसद है टू गेट रिकवर मनी जी, और पैसा रिकवर करके अब एक्सचेकर को वापस करें, ठीक है। अगर आप बेल दे देंगे, ओके लड़ते रहेंगे आप, बेसिकली नैब की कोशिश होती है प्ली बारगेन में ही, पहले एक बड़ा अच्छा वॉलंटियर रिटर्न होता था कि जी केस हुआ, आपने पैसा दिया और आप चले गए, अब वो खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब आगे प्ली बारगेन में कोशिश होती है कि यहाँ पैसे यहाँ खत्म हो जाए। प्ली बार्गेनिंग भी नहीं कर पाते लोग वो उतना, यानी अगर 2004 का कोई केस है तो अब जब प्ली बार्गेनिंग में अमाउंट आता है तो आप 2004 से लेके 2018 तक उसका प्रॉफिट भी लगा देते हैं उसके अंदर। बड़ी दिलचस्प बात ये, यानी वो अमाउंट इतना बन जाता है कि वो कहाँ से लोग देंगे। अभी इसको खत्म कर दिया मेरे ख्याल में, अभी फिर वो स्टार्ट कर दिया कि आप जो कैपिटल अमाउंट है ना वो भी प्ली बार्गेनिंग थिंकिंग थी कि पता नहीं 50% प्ली बार्गेनिंग भी नहीं हो रही सर। प्ली बार्गेनिंग तो लोग करनी चाहिए ना, ताकि लोग नैब का यहाँ काम है इसीलिए अरेस्ट करते हैं जी कि उसको ये प्रेशर होता है कि ताकि पैसे निकल जाए, कौम का पैसा वापस आ जाए। अगर 10 साल के सजा हो जाएगी कोई फायदा नहीं। तो अदील क्या बोल रहे हैं लोग के जो कौम का पैसा लूटा हुआ है, हर जगह जो है लोगों ने लूटा है, क्या वैसे तो इदारा खुद मुख्तार है, नैब खुद मुख्तार है, या ये हुकूमत की जो अपनी सोच है कि ये पैसा जो है वापस आएगा और ये पाकिस्तान के खजाने में आएगा और आवाम पे लगेगा जो करप्शन हुई है और जिन्होंने करप्शन की है उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये इलेक्शन का नारा है, ये हमारा हम ये नारा लगा के आए, लोगों से वोट लेकर आए कि इस मुल्क में जो बड़े चोर हैं, जो बड़े डाकू हैं, उनका एहतसाब होगा और उसका आगाज़ हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, इसमें नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो पैसा यहाँ से चला गया बाहर, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों से हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो वो होते हैं मुआहदे होते हैं कि जो वहाँ के जो केसेस हैं, वहाँ के जो कवानीन हैं, उसके मुताबिक वो पैसा जो है वो वापस लाया जाए पाकिस्तान। दूसरा ये है कि हमारी गवर्नमेंट में ये नहीं होगा कि नैब के किसी ऑफिसर पर या किसी JIT पर गवर्नमेंट का दबाव नहीं होगा। अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो होगी इंशाल्लाह, और उसमें चाहे वो हमारे PTI के अरकान आए, चाहे वो अपोजिशन जमातों के आए, लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि एक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है उसको आगे इसमें उसी वक्त सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी सी दिलचस्प बनेगी, या आवाम का एतमाद आएगा ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कि जब कोई मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है और ना मैं कहूँगा कि जनाब किसी को बिला वजह में कोई पकड़ ले आप, लेकिन अगर किसी ने कुछ किया है और वो इस तरफ भी है,
इस तरफ की बेंचों में भी बैठे हुए हैं, हुकूमती बेंचों की तरफ बैठे हुए हैं, तो उधर भी कुछ इस तरह के मामला शुरू होंगे। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पीटीआई के ऑफिस जो मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं जी, और केस चल रहे हैं, और मेरे ख्याल में और चलाने भी चाहिए, जिन जिनके आए में जबरदस्ती ना पीटीआई का हो या PMLN का हो या किसी पार्टी, पीपल्स पार्टी का, नोबडी शुड बी पोलिटिकली विक्टिमाइज करना चाहिए। लेकिन एक इस वक्त है कि चेयरमैन नैब इज डूइंग अ गुड जॉब, लेकिन साथ ही साथ जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक जो है ना, और फिर लॉयर्स का आपने देख रहे हैं जो हाल किया हुआ है, ये चीज़ों को हमें रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़ास तौर पे अपनी जुडिशरी के अंदर और जो लॉयर जो कुछ कर रहे हैं इन पे ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। बाकी गवर्नमेंट को बताया जाए, गवर्नमेंट इज़ देयर, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट, चाहे वो थर की प्रॉब्लम्स हो, डैम की प्रॉब्लम्स हो, और जितने इशूज़ हैं उसको कहता कि अपनी तरफ डाइवर्शन अपनी करें, अपने लोअर कोर्ट्स की। मैंने नहीं देखा कि मीडिया टॉक तो है कि जनाब आज ये बंदा अंदर चला गया, ये बंदा बाहर आ गया, कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है। वही मसला एक आम आदमी का तो वो मसला था कि आज जो उसे ट्रांसपोर्ट नहीं मिली, और वो जो 20 रुपए देके अपने दफ्तर जाता था, 300 रुपए वो टैक्सी में देके गया, या जो है पानी का क्राइसिस जो है, उसके घर में पानी नहीं आ रहा, या उसकी सड़क खराब है, उसका मतलब बात ये है कि मतलब एक आम आदमी की जिंदगी को क्या फर्क पड़ रहा है, उसकी जिंदगी पे तो पहले सोचो। देखें, सोचने के लिए व्हाट फॉर द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट, ये काम है बेसिकली गवर्नमेंट का, चाहे प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, कि आपने अपने अवाम ने जो नुमाइंदे चुने हैं प्रोविंशियल असम्बली में, नेशनल असम्बली में, फिर उन्हीं वजह मिनिस्टर्स बन गए हैं, व्हाट आर दे डूइंग फॉर द पीपल। आपने यहाँ पर आके इनक्रोचमेंट ड्राइव तो कर दी, एंटी इनक्रोचमेंट, ठीक है, उससे पहले क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए, डिड प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट गो टू द सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के लिए जी कि आप पहले लोगों मतलब मिनिस्टर्स को 100 डेज की कारकर्दगी जो अपनी बतानी पड़ रही है। मैं ऐसे बहुत से फंक्शंस में गया हूँ पंजाब में भी, और डिफरेंट मिनिस्टर्स जो है वो बता रहे हैं, और मैंने इवन मिनिस्टर के जाने के बाद क्राउड से पूछा कि भाई ये बातें आपको पता थी, तो मतलब 99% ने कहा नहीं पता थी। मतलब ऐसे आप काम जो करें वो तो काम बोले, ठीक है, जैसे काम जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट एक्शंस लेगी उनके काम बोल रहे हैं, वो एक्शंस बोल रहे हैं। मैं बड़ा खुश होता कि वो मिनिस्टर ये कहते कि जी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी, हमने उससे पहले 3 महीने टाइम दिया, सबको हमने एक जगह पर, गवर्नमेंट की जगह थी वो, हमने उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, जो उनको शेल्टर दे दिया, वो खुद बेचारे घर बना लेंगे, और फिर उसके बाद हमने एंटी सर वो इंतजार करते ना, हो ही नहीं पाता काम, हमेशा माजी में ये चक्कर में हो गया जनाब, जो शेल्टरलेस हो गए वो लोग। टाइम एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एक हमें ज्वाइन करेंगे, कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक, सवाल है पाकिस्तान का, और हमें स्टूडियो में अब ज्वाइन किया ख्वाजा नवीद साहब ने, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ख्वाजा साहब आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। थोड़ा पहुंचने में आप लेट हुए हमारे साथ, बस सब कोई ट्रैफिक का मसला हो गया। अच्छा, बस लाइव शो के अंदर यही होता है कि जनाब हमें तो टाइम पे शुरू करना होता है प्रोग्राम। नहीं ख्वाजा साहब, पूरा हफ्ता आपने देखा जो सूरत-ए-हाल रही नून लीग के, ऐसा लगा कि ये नून लीग के लिए ज़रा बुरा हफ्ता था। ख्वाजा बरादरान की बात हो या हमजा शहबाज की बात हो, शहबाज शरीफ का मामला अपनी जगह पर है, और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब का जो है वो भी डेट आ गई है सामने, उनका भी 24 तारीख को फैसला जो सुना दिया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बस एक तासुर जा रहा है, जो कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये केस पुराने पहले से चल रहे हैं कि ये एक पार्टी जो है वो एहतसाब हो रहा है जी। सर वो क्या है कि इनके जो स्पोक्समैन है ना जी, वो खुद से तासुर दे रहे हैं कि एज इफ देखो 80 बंद कराया, यानी वो बंद अपने केस में हो रहे हैं, केस की इंक्वायरी हो रही है, नैब ने किया। मसला ख्वाजा बरादरान जो गए हैं तो उनकी ऑलरेडी इंक्वायरी उन्होंने ज्वाइन की हुई थी। ख्वाजा बरादरान में आपका इजाफा हो सकता है, आप भी ख्वाजा वो 2 गए, तीसरे आप यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे वो क्या पैरागॉन का इतना सा दिला देना तो मैं जाने को तैयार हूं। हम खाली हाथ वाले ख्वाजा। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि अब उनको बाकायदा कोर्ट ने इंटरम रिलीफ दी हुई थी, फिर वो रिलीफ चल रही थी, फिर जिस दिन कंफर्मेशन के लिए आया तो वो रिलीफ विड्रॉ हो गई। उनकी जब बेल बिफोर अरेस्ट विड्रॉ हो गई तो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि दे हैव टू बी अरेस्टेड। ठीक है, तो इस तरह से अरेस्ट हो गए। जैसे यहाँ पे शर्जील मेमन का था, उनको इंटरम बेल थी, बड़े अरसे तक थी, उसमें वो सोने के ताज भी पहन रहे थे, फिर वो ताज साहब सब चलते रहे। जैसे ही वो अहमद अली शेख साहब हमारे चीफ जस्टिस ने वो विड्रॉ की रिलीफ,
उसी तरह वो अंदर हो गए। तो बात यह है कि कोई इसमें हुकूमत का कोई नहीं होता, ये तो अदालत ने अगर रिलीफ दी हुई थी और रिलीफ विड्रॉ कर ली तो हुकूमत इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू टेक द मेहमान टू हिज रेजिडेंस। ठीक है, तो वो वहां पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो ऐसा कुछ आप सिलेक्टिव जस्टिस वाली बात नहीं है कि जनाब ये टारगेटेड ऑपरेशन वाली बात है कि देखिए नेचुरली अब वो जो उनकी आप पार्लियामेंट में तकरीरें सुन रहे हैं तो वो कहते हैं कि एक इनका पकड़ते हो तो एक हमारा पकड़ो, यानी बराबर बराबर करो, जस्टा पोजीशन में। तो ऐसा हो जाए तो अच्छा है। ऐसा हो जाए क्या, ऐसा जबरदस्ती हो जाएगा? मसलन एक केस मैच्योर होते होते टाइम लेता है। नहीं, उनके बंदे भी मतलब तो उन पे भी तलवार लटक रही है ना जी। तो वो कहते हैं कि इनके बंदे सारे टहल रहे हैं, हम सारे जेल जा रहे हैं। हाँ। तो ये है कि कुछ देख लिया जाए कि भाई वो क्यों टहल रहे हैं और ये क्यों जेल जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मतलब नैब भी, नून से नैब भी आ सकता है। सर वो देखिए ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अच्छा ये फरमाइए। अब ये कि कोई गोरा कर दिया आपने, कोई मैं आप ही से एक सवाल और कर लेता हूँ, फिर अपने दीगर मेहमान की तरफ आऊंगा। नैब केसेस लड़ने का आपका जो है ना बड़ा तजुर्बा है और इसमें काफ़ी लोग इस वक्त अंदर हैं। इसमें एक बात जो सामने आ रही है, जो हमने भी सर्वे किया और मैं खुद भी ज़ाती तौर पे भी मैंने विजिट्स किए और हमने जब मुलाकातें की तो आइडिया ये हो रहा है कि लोग 2.5 साल से 3 साल से जो है ना वो अंदर हैं। अब उसमें जाहिर बात है कि कुछ लोग सही भी अंदर होंगे, कुछ गलत भी अंदर होंगे। भाई आप मतलब ये कितना लेट क्यों हो रहे हैं मामला? भाई आप और बेल हो नहीं रही और ये देखिए ये तो अरबों खरबों के केसेस है ना जो सामने आ रहे हैं। वो बेचारे जो मतलब जो लाखों के केसेस के अंदर हैं वो 3 साल से अंदर बैठे हैं। अब वो देखिए थोड़ा सा अब देखना चाहिए अदालतों को भी और कि उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। मतलब अभी मैं एक केस देख कर आया, क्या है वो बनाया शौकत अजीज के खिलाफ, इस्लामाबाद में बना है जी। अच्छा 2 करोड़ रुपए टोटल उसमें इन्वॉल्व हैं कि कोई डॉक्टर बशारत थे, उनको नौकरी दी थी शौकत अजीज ने जी। तो 2 करोड़ रुपए टोटल उन्होंने तनख्वाह ली। उन्होंने कहा ये नौकरी गलत दी गई थी, उसका रेफरेंस फाइल हो गया। हालांकि नैब के क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ब्रिगेडियर आर साहब को पता है कि 10 करोड़ से ऊपर के केस हो तो ले। अब उसमें लियाकत जतोई भी मुल्ज़म है, उसमें शौकत अजीज एब्सकॉन्डर है और पता नहीं कितने बेचारे मुल्ज़म हैं। अब ये नैब का भी टाइम आया है, अदालत का भी टाइम आया है और वो डॉक्टर बशारत मौजूद है। भाई अगर आपने गलत तनख्वाह उनको दे दी, उनको एक नोटिस दे कि भाई पैसे जमा करा दो, नहीं कराता सिविल जेल में डाल दो। उन सारे बंदों को अंदर कर दिया कि आपने इसको नौकरी दी। अब नौकरी प्राइम मिनिस्टर ने दी है जी, जो बीच बीच में था सारे अंदर। ठीक है, अब ये जो बात है ना, इस तरह से आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कौम का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस जज का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी। तो इस तरह के ना कुछ स्क्रूटनी होनी चाहिए। इसमें जो आप कहना भी चाह रहे थे लास्ट सेशन में बात ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब के लोअर कोर्ट्स में अगर एक दिन में 300 केसेस हैं एक जज के पास, तो इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो जो प्रोविंशियल चीफ जस्टिस है उनका बहुत बड़ा है कि वो अगर जो है रिकमेंडेशंस भेजें तो आजकल तो वैसे ही बड़ा खौफ है जनाब, बड़ा कोई ऐसी बात आप ये मिक्स कर रहे हैं नैब के कोर्टों को ऑर्डिनरी कोर्टों, ऑर्डिनरी दोनों मिला के बात कर रहे हैं, वो नैब के अंडर है बात करें। अच्छा उसमें इतनी ज्यादा पेंडेंसी नहीं है, लेकिन वहां जैसे आपने बताया कि एक केस के अंदर जो वॉल्यूम्स होते हैं, क्योंकि ये सारी जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ना, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये डॉक्यूमेंट्री केसेस होते हैं, लिंक से लिंक जोड़ना पड़ता है, कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है। उसके लिए बड़े बड़े लंबे एग्जामिनेशन चीफ होते हैं। एक गवाह जब विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है 3-3 घंटे का उसका बयान होता है। अब जिसका 3 घंटे बयान हो उसका 13 घंटे जाके क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो इसलिए वो लगता है कि प्रोग्रेस स्लो है, प्रोग्रेस स्लो नहीं है। नहीं, ये तो बेचारे जज सुबह से कोर्ट में बैठे रहते हैं, ठीक है, पानी पीने के लिए भी नहीं उठते, जो एक छोटा सा वक्फा उनको मिलता है उसमें जाते हैं और वापस आ जाते हैं, ठीक है, और हम भी थक जाते हैं बैठ बैठ के, ठीक है। लेकिन बात यह है कि केस ही इतने लंबे हैं, सर अरबों रुपया खाना को आसान काम है। नहीं लेकिन ठीक है, नैब केसेस में ये जो खाता है ना वो बड़ा टेक्निकल होता है। मैं ओवरऑल लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब फैमिली कोर्ट भी है, जनरल कोर्ट भी, सारी ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है अगर कोई बल्कि चीफ जस्टिस साहब एक और बड़ा काम कर जाएं, बड़े स्कूलों का बड़ी चीज़ें निपटा दी, बहुत सारे काम कर दिए कि जनाब ये भी जाते जाते जो है ना इस पे भी कोई बड़े पैमाने पे जो है वो हंगामी हालात या एक इनकलाब बर्पा हो जाए, लोगों को अगर सस्ता इंसाफ मिल जाए, फौरी इंसाफ मिल जाए, इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। देखिए मैं ये कहूँगा चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट का बेसिक काम ये है कि पहले अपना इन हाउस तो ठीक करें। आपने प्रोविंशियल ले लें, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं,
उसके बाद आपके सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ पर आपने क्या रिफॉर्म्स किए, आपने उनकी कैपेसिटी क्या बढ़ाई है, क्या आपने और ज़्यादा सिविल जजेस को और ज़्यादा लगा दिए, आपने कितने नई हायरिंग की है या ढॉक लगाए हैं, और आपने कितने लोगों जल्दी इंसाफ मुहैया किया है। जो बेचारे जहाँ से आते हैं, लेट से लाहौर का जाता है, वो कसूर का लाहौर आता है कोर्ट के लिए, बैठा रहता है। आप तो खुद जज थे, आप मैं चीफ जस्टिस साहब को यहाँ डिफेंड करूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने अभी खुद अपनी हालिया तकरीर में कहा है तकरीर का एक जज 300 केस रोज लगते हैं, और अगर 5-5 मिनट दें सिर्फ केस डायरी लिखे तो उसके 8 घंटे निकल जाते हैं। आंसर क्या है? तो उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट करना चीफ जस्टिस के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट से कहा है कि हमें वैकेंसीज दें, हमें जजेस दें, हमें बजट दें, हमें कोर्ट रूम्स दें। एक जज को रखने के लिए 13 बंदे साथ रखने पड़ते हैं। एक पेशकार होता है, एक ऑफिस क्लर्क होता है, एक अर्दली होता है, एक स्टेनो होता है। तो पूरे तो फिर उनके बैठने की जगह भी चाहिए, लाइटें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, बजट भी चाहिए। इसमें अदील आप क्या समझते हैं? चीफ साहब जो है उन्होंने खुद कहा है हुकूमत को कि हमें बंदे दें, हम करके देंगे। अच्छा, बाकी जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ इन बिल्ट चेक है। हमारा सिविल जज होता है, आप उसके ऑर्डर से खुश नहीं है, आप सेशन कोर्ट चले जाए, आप उसके ऑर्डर से खुश नहीं है, आप हाई कोर्ट चले जाए। अब हाई कोर्ट में नहीं खुश है तो सुप्रीम कोर्ट आ जाए। फिर कहीं तो आप खुश, कहीं तो खुश होंगे, फिर अल्लाह के बाद कहीं तो खुश होंगे, लेकिन कहीं तो बीच में अभी जो स्कूल उन्होंने बोला हम कहा जाए यार, कहीं तो बीच में अल्लाह के बाद चले जाते हैं। इसलिए कि केस को लगते हैं। अदील आप क्या समझते हैं? इससे बहुत कम रिश्ता भी अदालतों में मंडलाता रहता है। बहुत से केसों में यही आता है कि प्लेंटिफ मर गया। अदील सिंध असेंबली के अंदर आप क्या समझते हैं? पोजीशन लीडर आपके हैं, तो आप बड़ा कोई इंपॉर्टेंट रोल समझ रहे हैं कि जनाब इसमें लोगों को इंसाफ दिलाने में, और आप देखें सेहत का मामला हो तो भी सब कुछ बिक जाता है। एक चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि गरीब आदमी तो पाकिस्तान में इलाज भी नहीं करा सकता, ठीक है, लेकिन अदालत का अगर मामले में कोई फंस जाए, सबसे पहले तो माशाल्लाह वकील साहब लुटते हैं सारे माजरत के साथ, सबसे ज्यादा जो है बस वकील से निपटो पहले, तो बस इतना अदालत तो बात की बात है ना, फिर वहाँ पूरे सिस्टम से निपटो, बस उसमें तो फिर सभी कुछ बेचारे का बिक जाता है। तो इस मामले में आप समझते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पीटीआई ले सकती है, खासतौर पर यहाँ पे सिंध के अंदर? देखें, सिंध में तो एग्जेक्टिव जो पावर्स हैं वो तो गवर्नमेंट के पास होती है। हम एज अ ऑपोजिशन हम बिल प्रपोज कर सकते हैं, हम शोर मचा सकते हैं असेंबली में, हम तनकीद कर सकते हैं, हम प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पर इस पर काम किया गया है। हमारा ये बेसिकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा है वो इंसाफ का, तो इंसाफ जो है वो प्रोवाइड करना वो रियासत की गरीब लोगों को जिम्मेदारी होती है। तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर जो फेडरल लेवल पर हैं, उन प्राइम मिनिस्टर क्लियर अहकामात की बिना पर उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी उन्होंने बनाए रिफॉर्म्स लेकर आने के लिए। और जो चीफ जस्टिस साहब की वो है, उनकी जजेस की हमारी रिक्वायरमेंट है कि जजेस को बढ़ाया जाए, बजट बढ़ाया जाए, ये भी किया जाएगा। प्लस एक जो गरीब लोगों के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वकील जो है एक लॉयर्स का वो बनाया जाएगा पैनल के, वो गरीब लोगों को मुफ्त इंसाफ प्रोवाइड करें। तो मेरे ख्याल से अंदाजा है कितने गरीब लोग हैं, कितने लोगों को इंसाफ चाहिए, फिर कितना बड़ा इनिशिएटिव तो लिया जा सकता है ना। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे आप बढ़ा सकते हैं, दायराकार बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस सब पे वो मेरे ख्याल से बहुत जल्द प्रेजेंट भी होगा असेंबली में, नेशनल असेंबली में, और वो सामने आएगा कि अदालतों में रिफॉर्म्स लाने के लिए, अदालती सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमने जैसे केपी में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स बनाए थे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस स्टेशंस में। तो वहाँ पे ये कि आपके जो छोटे मोटे झगड़े हैं ये कोर्ट्स में जाए ही ना, वो आपके कम्युनिटी लेवल पे ही, पुलिस थाने लेवल पे ही वो लोगों के मसाइल जो हैं वो हल होते हैं, उनके उसके बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। तो उसी सिस्टम को बाकी सूबों में भी कॉपी किया जा सकता है और उसको हम मैं केयर टेकर में मेरे प्रेजेंट थी क्या, मैं मिनिस्टर, आप वहाँ जाके देखें स्ट्रीट से पुलिस उठा लेती है बेचारों को, उस पर एफआईआर डालते हैं। इस पे बड़ा काम किया है। और उसके बाद वो वहाँ पर उन 6-6 महीने 1-1 साल उनकी बारी नहीं आती कोर्ट में जाने। तो ये चीज़ें हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है। जो पुलिस रिफॉर्म्स
जुडिशल रिफॉर्म, और ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और जुडिशरी की, जिस पे कोई नहीं, सबसे ज़्यादा लोगों से इंसाफ यहाँ नहीं मिलता। ठीक है, ये मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये वैसे है भी और पुराने ज़माने में करते थे, अभी भी सेशंस जजेस शुड गो वीकली टू जेल। तो वहाँ पे ये, क्योंकि जेल से अक्सर आता है कि ये आदमी 17 साल से ये पेश ही नहीं हुआ किसी अदालत में, कैसे? और मैं कहा किसी ट्रैफिक चलान में आ गया था, फिर दोबारा इसका कभी कोई प्रोडक्शन लेटर नहीं आया, ना कभी इसका कोई रिलीज ऑर्डर आया। अच्छा, अब वहाँ क्या है, कोई आदमी एट हिज ओन किसी को नहीं छोड़ सकता, या कहीं से प्रोडक्शन लेटर आए या कहीं से रिलीज ऑर्डर आए। अच्छा, इतनी उनके अंदर मॉरल जरूरत नहीं है कि वो खुद किसी को भेज दें कोर्ट में कि जी ये बंदा 17 साल से पड़ा है, मेहरबानी करके इसको भी देख लें। तो उसमें यह है कि अगर जज साहिबान वीकली या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वीकली जेल चले जाएं और सुपरिटेंडेंट से जाके डायरेक्ट सवाल करें कि जो आदमी 3 साल से ज्यादा अरसे से अदालत जेल में बंद है उसकी फाइल दो या उसे हमारे आगे पेश करो। मैं जब हाईकोर्ट का जज था, मैं गया लाड़काना, तो वहां जेल चला गया। ठीक है, आप यकीन करना कि मैंने वो जो मैजिस्ट्रेट्स थे उनको साथ ले गया। ठीक है, तो मैंने मुलजिमों को बुलाया और मैंने कहा कि पहचानो तुम्हारा मैजिस्ट्रेट कौन है। तो मुलजिमों ने बताया कि हमने 3 साल से अपना मैजिस्ट्रेट ही नहीं देखा। तो मेरे साथ सेशन जज साहब थे, बशीर खोसो साहब। मैंने कहा सर आप देख रहे हैं, वो बेचारे बड़े, वो शरीफ आदमी बड़े खामोश हो गए। क्या था, वो बंदा जेल से आता था, 15 दिन बाद पेशकार तारीख डालता था, वहीं वारंट भेज देता था, मैजिस्ट्रेट साहब अंदर अपना काम कर रहे होते थे, वो देखते भी नहीं थे बंदा कौन है। ठीक है, तो मैंने मजिस्ट्रेटों की शनाख्त परेड मुलजिमों से कराई कि बताओ तुम्हारा मजिस्ट्रेट कौन है। ये स्नैक मुलजिमों की शनाख्त परेड मजिस्ट्रेटों से होती है। ठीक है, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये फरमाइए कि 100 डेज 110 डेज जो है वो गुजर गए हैं, अभी आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो कहाँ पर खड़ी हुई है? कोई आपकी नज़र में जो है वो आप समझते हैं कि कोई डायरेक्शन जो है सामने आ गई है, या जो है सिर्फ और सिर्फ एक झगड़े की कैफियत है जो हमें, जो किसी हद तक हमें सॉल्यूशन की तरफ नज़र आ रही है, क्योंकि शायद हुकूमत को भी इदराक हो गया है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के जब चेयरमैन बन जाएंगे और फिर नए सिरे से कायमा कमेटियाँ बननी शुरू हो जाएंगी और एक ही छत के नीचे जब अपोजिशन और गवर्नमेंट कमेटीज़ में बैठने शुरू हो जाएंगे तो कुछ हम जो है आगे बढ़ेंगे। देखें, जो अप्रोच है ना वो तो एक बड़ी सिंसियर है, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि ही मीन्स बिजनेस और इज अ डूअर, कर भी लेंगे, सिंसियरिटी भी है, करप्शन नहीं है, और जब हेड ऑफ द फैमिली ठीक होता है तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और डायरेक्शन ठीक की हुई है, फोकस भी किया हुआ। इशू ये है, एक तो दोनों पार्टियां इकट्ठी मिल गई हैं जो क्रिएट कर रही हैं। अब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए आई थॉट के शहबाज शरीफ का खुद वॉलंटरली कहना चाहिए था कि जी क्योंकि मेरे पे करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, मैं नए में अरेस्टेड हूँ, तो आप किसी और को सिलेक्ट करिए। ये एक डेडलॉक उन्होंने क्रिएट किया जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। कोई लेजिस्लेशन नहीं है, अवाम ने इनको किस लिए भेजा था कि जाके हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे और हमारे लिए काम करेंगे। देखिए, अभी एक छोटा सा मसला जो गैस का हुआ और बड़ा 2 दिन से पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्मार्टली इसको जो है प्ले किया और सारा इल्ज़ाम जो है वहाँ वफाक की जानिब रख दिया। अच्छा, अब ये उस हवाले से भी बात सामने आ रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जनाब मैं पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और 18वीं तरमीम उस सिलसिले में एक जो है रुकावट है, ये कह सकते हैं कि वो बहुत सारे मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आज जब सिंध आवाज़ उठा रहा है कि जनाब हम 70% गैस देते हैं और हमारी पे जो आपने बंद कर दी है, तो वो जो है वो जो बात कहते थे मैं पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, अब इस पर जो है वो बात उनके लिए खुद एक सवालिया निशान है प्राइम मिनिस्टर के लिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की बिजी, लेकिन आपको पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और नेशनल रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं, ही हैज टू लुक आफ्टर। मैं वही बात करता हूँ, आप परसीव करें कि 3 महीने पहले विंटर आ रही है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड सुई सदर्न गैर और सुई नॉर्दर्न, ठीक है, पहले से अदा करना चाहिए। ख्वाजा नबी साहब मुझे ये फरमाएं कि चीखें तो निकल रही है सबकी ना, ठीक है ना, मसद बिजनेस कम्युनिटी के पास आप चले जाएं वो परेशान है। हालांकि वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं बड़े दो टोक अल्फाज में कि जब कि लोगों को पैसा बनाने दो, जब पैसा बनेगा तो जो है वो मुल्क भी, जब लोग भी अमीर होंगे तो और हुकूमत भी अमीर होगी। ये बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नजर आ नहीं रहा। प्रैक्टिकल पैसा बनाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लोग इसलिए रो रहे हैं, समझे ना। जिन्होंने डॉलर पे 2-4 दिन सट्टा कर लिया उन्होंने तो कमा लिया है, बाकी बेचारे जो स्टॉक एक्सचेंज में डूब गए हैं और जो अब खैर ये अच्छा हो गया सुप्रीम कोर्ट ने जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की इजाजत दे दी है, तो बिल्डर बड़े खुश हैं। अब कम से कम कराची लेवल पे को 50-100 प्रोजेक्ट एकदम शुरू हो गए, तो आपका सीमेंट बिकेगा, सरिया बिकेगा, लकड़ी बिकेगी,
कब्जे, जब ये हाई राइज, ये 400 और हाई राइज बिल्डिंग बन जाएंगी तो फिर पानी कहां से आएगा? फिर पानी बिकेगा। अच्छा, फिर पानी बिकेगा। फिर गैस कहां से आएगी? फिर पानी का कारोबार, सिलेंडर बिकेगा। आज जब ये क्राइसिस आया है तो हम जागे, हम रिएक्टिव कॉम है, वैसे लोगों ने सरवाइव करना है। अच्छा, पानी बिकेगा, फिर गैस के सिलेंडर बिकेंगे, हर चीज रास्ता निकालेंगे। किसी ने कहा कि अभी पानी आप बोतलों में पीते हैं, अगले 10-7 साल कैप्सूल में पानी आएगा। क्या आपने पानी का कैप्सूल खा लिया? बोला पानी पिए। इसका इशू ये एडिशन जो हो रही है ना, आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट अच्छी करें, रोड्स ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाएं, इंडस्ट्री लगा दें, तो लोग नहीं आएंगे कराची की तरफ, दे विल रिमेन इन देयर इंटीरियर के अंदर रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट नहीं प्लान कर। नशा है, लेकिन फिर भी लोग कम आना चाहेंगे अगर उनको वहाँ रोजगार मिल रहा है, हॉस्पिटल मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है। मैं जो इंक्रोचमेंट के सिलसिले में लोग बेरोजगार हुए हैं, जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए थे, मैं बहुत ज्यादा गया हूँ, मैं ऑन कैमरा भी गया हूँ, बगैर कैमरे भी लोगों से मिला हूँ। मैंने उनसे ये सवाल रखा, मैंने कहा यार तुम अपने इलाकों में वापस क्यों नहीं चले आते? अभी आए हो, कोई 1 साल पहले आया, कोई 3 साल पहले आया, तुम यहाँ पर मौजूद हो, अपनी कुछ फैमिली को लेकर आ गए, कुछ फैमिली वहीं छोड़ के आए, 3-3 साल से 4-4 साल से कुर्बानियां भी दे रहे हैं। तो कहने लगे यार यहाँ जितना बिजनेस है या यहाँ जो कुछ अपॉर्चुनिटी है उसका 10% भी हमारे इलाकों में होना चाहिए ना, 1% भी नहीं है। ये करें ना वहाँ। तो अब आप इवन आप देखें बड़ा शहर है, तो वो हमें अपॉर्चुनिटीज इलाकों में देंगे। न्यूयॉर्क में ऐसे ही है, आप चले जाए तो बड़ा शहर है। बॉम्बे में देखें, लोग फुटपाथों पे सोते हैं, बॉम्बे नहीं छोड़ते। तो बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवेद साहब। और अदील साहब, आप अभी नौजवान हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। जस्ट 29 years old and he's doing very well. He is a and he performed very well even in the talk show. जी, तो फ्यूचर में उम्मीद है कि आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं नौजवानों की। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान जाफर को इजाज़त दी। सवाल है पाकिस्तान का।